वैशाली के पूछने पर सौम्या उसको बताने लगी। अरे यार, 2 महीने में हम लोगों की शादी होने वाली है, तो शादी की शॉपिंग करने के लिए तो जा ही सकते हैं ना। बस यही बोलकर जाएंगे। बाकी मैं साहिल से मिलने जा रही हूँ, ये केवल तुझे और भाभी को पता होगा। और वहां तेरा भाई है ना, निखिल, हम उसके फ्लैट पर चलेंगे। पहले तो वो हॉस्टल में रहता था, तूने ही तो बताया था, लेकिन अब फ्लैट में रहने लगा है, तो इसका फायदा तो हम लोग ही उठा सकते हैं। हम लोग उसके फ्लैट पर पहुंचकर वहीं साहिल को भी बुला लेंगे, और अगर तू कहे तो विनय को भी बुला लेंगे। इस तरह हम सब मिलकर मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे, और तेरा और विनय का मैटर भी सॉल्व कर लेंगे। ये प्लानिंग है मेरी तो अभी। सौम्या की बातें सुनकर वैशाली पूछने लगी, अच्छा, साहिल से पूछ लिया तूने, वो आ जाएगा निखिल के रूम पर? तो सौम्या जवाब में बोली, अरे, साहिल भला क्यों मना करेगा आने के लिए, वो तो आ ही जाएगा। मैंने अभी उससे कुछ पूछा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो निखिल के रूम पर आने के लिए मना नहीं करेगा। तू तो बस निखिल से उसका एग्जैक्ट एड्रेस पूछ लेना, जिससे हम लोग बिना निखिल को बताए उसके रूम पर पहुंच जाएं। निखिल की भी तो छानबीन करनी चाहिए कि वो वहां रहकर क्या पढ़ाई कर रहा है। कहकर सौम्या हंसने लगी। वैशाली भी एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ यार, आइडिया तो बड़ा अच्छा है तेरा। ठीक है, पक्का अगले वीक में चलेंगे। इधर वैशाली और सौम्या सौम्या की आने वाली बर्थडे को लेकर एक्साइटेड थी और अपनी ही प्लानिंग में लगी हुई थी। उधर साहिल बेचारा अपनी ट्रेनिंग में बिजी था। दिन रात की कड़ी मेहनत के बावजूद उसके दिमाग में हमेशा सौम्या ही रहती थी। वो सौम्या से ज्यादा बात तो कर नहीं पाता था, लेकिन सौम्या के आने वाले बर्थडे को लेकर साहिल के मन में भी कई सारी प्लानिंग चल रही थी। साहिल कुछ फाइनल कर पाता उससे पहले ही इधर सौम्या और वैशाली ने अपना प्रोग्राम फिक्स कर लिया था। जब साहिल को सौम्या ने अपनी प्लानिंग के बारे में बताया तो ये नहीं बताया कि वे दोनों सौम्या का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली आना चाह रही हैं, बल्कि ये बताया कि शादी की तैयारी के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। साहिल को भी यही लगा, चलो अच्छा है, अब कम से कम उसको अलग से कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। जब सौम्या और वैशाली दिल्ली आएंगे तभी सौम्या का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। इस तरह साहिल को भी अपनी ट्रेनिंग से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। ये सोचकर साहिल भी अब सौम्या के दिल्ली आने का इंतजार करने लगा। यहाँ दिल्ली में रितु और निखिल अपनी अलग ही कहानी बनाने में लगे थे। वैसे रितु को तो ज्यादा कुछ पता ही नहीं था, लेकिन निखिल तो डेली रितु से मैसेज के थ्रू बात करता था और उसको रितु के रिप्लाई भी मिलते थे, जिन्हें देखकर वह मन में ये सोचने लगा था कि रितु उसको पसंद करने लगी है। एक दिन निखिल ने अपने प्यार का भी इजहार कर दिया। उसने रितु को मैसेज भेजा, रितु, हमें बात करते हुए थोड़ा टाइम तो हो ही गया है। मैं सोच रहा था क्यों ना हम एक बार मिल लेते हैं। मैं एक बार तुम्हें गले से लगाकर अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। तुम्हें छू कर ये यकीन करना चाहता हूँ कि हाँ, तुम भी मेरे लिए यही सब महसूस करने लगी हो। निखिल अपनी सारी भावनाओं को रितु तक पहुंचा देना चाहता था, इसलिए उसने अपने मन की सारी बातें एक मैसेज में टाइप करके रितु को सेंड कर दी। लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि रितु तो उसके भेजे हुए एक भी मैसेज नहीं पढ़ती। उनका रिप्लाई तो पूजा कर रही थी। जब पूजा ने निखिल का ये मैसेज देखा तो पूजा की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं पूजा रितु की जगह खुद को इमेजिन करने लगी थी। पूजा ने अपनी तरफ से रिप्लाई दिया, हाँ निखिल, एक्चुअली मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। मेरे मन में भी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सी फीलिंग आने लगी है। मैं भी तुम्हारे नजदीक आना चाहती हूँ और तुम्हें बेइंतहा प्यार भी करना चाहती हूँ। पूजा ने ये सारे मैसेज भेज तो दिए, लेकिन रितु को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। पूजा भी ये तो जानती ही थी कि वो निखिल से कभी मिलेगी नहीं, इसलिए वो बिना किसी हेजिटेशन के हर तरह के मैसेज भेज देती थी। आज भी उसने वही किया। अपना मैसेज पूरा करने पर आगे लिख दिया, आई लव यू निखिल एंड आई वॉन्ट टू किस यू वंस। ऐसा मैसेज देखकर निखिल को तो जैसे करंट लग गया। उसने कई सारे किस वाले इमोजी उसको भेज दिए। निखिल के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। जब निखिल ये सारे मैसेज भेज रहा था तब उसे ये भी याद ना रहा कि उसका दोस्त उसके साथ बैठा हुआ है। निखिल को इस तरह खुश होता हुआ देखकर पास बैठे उसके दोस्त सुमित ने उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया और मैसेज पढ़ा। जब उसने सारे मैसेज पढ़ लिए तो निखिल को छेड़कर बोला, क्या यार, तेरी आइटम तो सॉलिड लगती है, मुझे नहीं मिलवाएगा क्या? निखिल को सुमित की इस तरह की बातें सुनकर थोड़ी हंसी आ गई।
निखिल बोला, यार मिला तो मैं भी नहीं हूं, बस फोन पर ही बातें होती हैं। तो सुमित बोला, फिर देर किस बात की, बुला ले उसे, हम लोग भी मिल लेंगे और तू खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर देना। निखिल बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इस बार मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं सच में ऋतु को प्यार करने लगा हूं। वो इतनी सिंसियर, इतनी इनोसेंट और क्यूट है कि लगता है बस उसे ही देखता रहूं। मैं तो उसे हर हाल में बस खुश देखना चाहता हूं। और रही मिलने की बात, तो मिलने की भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब उसको सही लगेगा वो खुद मुझसे कह देगी। निखिल की इस तरह की बातें सुनकर सुमित को यह समझ आने लगा था कि निखिल सीरियसली ऋतु को प्यार करने लगा है। लेकिन सुमित ठहरा एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। वो जब तब निखिल के फ्लैट पर आ जाया करता था, क्योंकि जिस फ्लैट में निखिल रह रहा था वो एक्चुअल में सुमित का ही था। सुमित के पापा वहां के बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। अनाप शनाप पैसा होने के कारण सुमित का पढ़ाई से ध्यान हट गया था। उसने मेडिकल की तैयारी तो बहुत की, लेकिन बुरी संगत और आवारागर्दी में पड़ने की वजह से उसका सिलेक्शन ना हो सका। सुमित की दोस्ती निखिल से मेडिकल की तैयारी के दिनों में ही हुई थी। निखिल पढ़ने में बहुत होशियार था, तो वह सुमित की पढ़ाई में हेल्प कर दिया करता था, जिसकी वजह से सुमित ने निखिल से अपनी दोस्ती बनाए रखी। और जब निखिल को हॉस्टल छोड़कर बाहर रहने की जरूरत लगी, तो सुमित ने अपना खाली पड़ा हुआ फ्लैट निखिल को रहने के लिए दे दिया था। अब जब कभी सुमित यूं ही चक्कर लगाने निखिल के फ्लैट पर आ जाया करता था।